नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शीतकालीन यात्रा हमारा नया अध्याय है। यह पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी योजना साबित होगी। हमने इसी साल से इसकी शुरुआत की है। 35,000 लोग विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में और इजाफा होगा। सर, शीतकालीन यात्रा एक हमारा नया अध्याय शुरू हुआ है और ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होगी आने वाले समय में। और हमारे जो लोग केवल जिस समय यात्रा चलती है उसी समय उनको काम होता है और 6 महीने जो है उनका सब बंद रहता है, सारा कारोबार बंद हो जाता है। तो शीतकालीन यात्रा इस बार जो प्रारंभ की है उसके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं और 35,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक शीतकाल में विभिन्न स्थानों के दर्शन किए हैं, विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हमने उसके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। और ये पहली बार ये शीतकालीन यात्रा इस बार प्रारंभ की है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आए, इसका अनुभव लेकर हम और भी जो सुविधाएं बढ़ानी है और लोगों को हमारे जो देव स्थान हैं, हमारे जो बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, पर्यटक स्थल हैं, अनेक डेस्टिनेशन हैं, उन सभी डेस्टिनेशनों की जानकारी हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं और लोग आ रहे हैं और यहाँ की एक अच्छी हवा, अच्छा पर्यावरण और अच्छी धूप का आनंद ले रहे हैं। जहाँ देश के विभिन्न स्थानों पर आज धूप नहीं आ रही है, आप यहाँ देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं और तमाम आज जो हमारे यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं वो सब एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और इसके परिणाम अच्छे होंगे और आगे और अच्छा ये चलेगा। ये हमारी आर्थिकी को भी बहुत बढ़ाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। सर, ये जो स्थानीय मंदिर है, जो 4 धाम यात्रा तो शीतकालीन शुरू हुई है, ये जो स्थानीय हमारे जो तीर्थाटन है इनके लिए भी कुछ नया किया जाएगा सर शीतकालीन में। देखिए, सभी पर्यटक स्थल और सभी हमारे धार्मिक स्थल, हमारे देव स्थान जैसे मैया सुरकंडा का स्थान है, अन्य स्थान है, हमारे बहुत सारे स्थान। मैंने ओंकारेश्वर जहाँ ऊखीमठ में भगवान केदार का शीतकालीन प्रवास होता है, वहाँ से इस यात्रा को प्रारंभ किया था। तो ऐसे सभी स्थान हम उसको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है। हम उत्तराखंड में उसको बहुत तेजी से कर रहे हैं क्योंकि हमारी देवभूमि है और हमारे पास जहाँ चारों धाम हैं, हमारे पास केदारखंड में अनेक धार्मिक स्थल हैं, मानसखंड है, आदि कैलाश है, सभी स्थानों को हम अच्छा बना रहे हैं और समेकित रूप से पूरे राज्य के अंदर लोग आए और सभी स्थानों के दर्शन करें और एक अच्छा अनुभव यहाँ से निकल जाए। सर, आपने याद आज हम सुरकंडा मंदिर के दर्शन किए हैं सर, क्या मन्नत मांगी सर प्रदेश के लिए? नहीं, माँ सुरकंडा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़े। हमारे सभी प्रदेशवासियों को इस वर्ष 2025 में नई उपलब्धियां हासिल हों, राज्य को भी नई उपलब्धियां हासिल हों। और अच्छी बात है कि जहां ये 2025 चल रहा है वहीं हमारे राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष भी प्रारंभ हो गया। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कदम चुनाव के समय पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई जगह रॉकेट कैंडिडेट को उतारने का काम किया है, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। उनका अपमान है। कांग्रेस पार्टी पथ भ्रमित हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा देने से पहले प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत से मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पदभ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर
ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं थे। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया और अपने सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मुख भी इस बात को उठाया कि पार्टी जो भी कार्य करे वो सोच समझ के हो, निर्णय ऐसे हों जो हमारे लंबे समय से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की सेवाएं की। 35 साल का मेरा हरीश रावत जी का बस्ता उठाने का काम करते थे हम, तब से आज तक पार्टी ने हमें कई पदों से नवाजा। मैं उस बात के लिए हमेशा इस बात को मानता हूं, लेकिन ऐसे कई मेरे कार्यकर्ता साथी हैं जो उस विषम परिस्थिति में, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद ऐसी एक दौर आया था जब हम लोग गाँवों को जाते थे और लोग पत्थर मारने का काम करते थे, उस विषम परिस्थिति में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज हम उनको भूल जा रहे हैं। आज हम मैंने पैरासूट शब्द का प्रयोग उस समय भी किया था जब महिला सीट हमारी अल्मोड़ा में हुई थी, और मैं आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैंने 2022 में दावेदारी की थी। उसके बाद मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं था, ना मैंने कभी किसी पद की मांग की। सरकार में रहते हुए भी हरीश रावत जी इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, मेरी कभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रही कि मुझे बहुत ज़्यादा किसी पद का लालच रहा हो, मैंने कहा हो मुझे ये बना दिया जाए, मुझे ये दे दिया जाए। लेकिन मेरा कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो लगातार हताश है, निराश है, टूट रहा है, उसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? अगर हम अपने को नेता कहते हैं और उसके बाद कार्यकर्ता की बात नहीं कर पाते, तो फिर मुझे लगा कि उस पद में बना रहना बेकार है। इसलिए मैंने बहुत ही भारी मन से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इतना लंबा 35 साल का कोई छोटा समय नहीं होता, और मैंने कभी भी फिर दूसरे दरवाजे में जाने का काम नहीं किया। आप देख सकते हैं, आप लोग इतने मेरे सब जानकार पत्रकार बंधु हैं, मैं कभी किसी के पास नहीं गया, ना सरकारों के पास गया, ना मैं कभी किसी के पास गया। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 35 सालों का अपने इस राजनीतिक सफर को आज मुझे इस तरीके से छोड़ना पड़ रहा है। ये भारी मन है और बहुत शब्द नहीं है कि मैं उन शब्दों को बयान कर पाऊं। हरीश रावत जी से पूछिए कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट ना मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, ये एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा, हम उससे पहले नहीं। निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा, और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए? तो ऐसे में जिनके साथ भी ऐसा हमें लगेगा कि अहित हुआ है, कुछ लोग तो खाली जुबानी जमा खर्च वाले हैं कि उनकी तैयारी ना के बराबर है, जनाधार ना के बराबर है, लेकिन टिकट चाहिए था। लेकिन जो लोग वाकई मेहनत मशक्कत वाले हैं और मजबूत स्तंभ हैं कांग्रेस पार्टी का, और जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो गया है, टिकट से वंचित वो हो गए हैं, तो ऐसे में पार्टी पूरा ख्याल रखते हुए उनको अप्रोच करेगी, उनसे संपर्क करेगी, उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अनंतो गत्वा मुझे लगता है जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है वो कभी कांग्रेस से छिटक ही नहीं सकता। मौसम विभाग उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित
थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। पाँच और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार की तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर भाजपा सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। उनका दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए निरंतर भाजपा सरकार काम कर रही है। 47 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। इस दृष्टि से भी यह गौरवशाली वर्ष होगा। अनेक योजनाएं केंद्र से हमको मिल रही हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं। वो रोड कनेक्टिविटी में ऑल वेदर रोड हो, एक्सप्रेस वे हो, फ्लाईओवर्स हो, नेशनल हाईवे हो, एयर कनेक्टिविटी में रीजनल जो उड़ान है हेलीकॉप्टर की, बागेश्वर, चंपावत, चिन्यालीसोड़, गोचर, इस प्रकार छोटे छोटे स्टेशनों को भी आपस में हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम, हेली एम्बुलेंस का उपयोग, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ती हुई सुविधाएं, टेलीमेडिसिन, इस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रगति करते हुए 2047 की ओर आगे बढ़ेगा, अपना योगदान देगा। हमारी आर्थिकी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। 22,500 करोड़ रुपए हमको अपने राज्य के जो कर हैं उसमें हिस्से के रूप में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हर प्रकार से हम सशक्तता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2025 ये बताएगा कि डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब होता है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन से
फंड उपलब्ध करा दिया गया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में भी 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों के नई गाड़ियाँ खरीदने का पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पर गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएँ हों। साथ ही साथ हम लोग लीन सीज़न और पीक सीज़न का भी असेसमेंट करके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि लीन सीज़न में हमें सवारियां काफ़ी कम मिलती हैं, बट हमारी रूट्स पे उतनी गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं जिसकी वजह से भी निगम को घाटा होता है। तो हम लोग ये भी असेसमेंट कर रहे हैं कि जहाँ पर जितनी डिमांड है हम उतनी गाड़ियों को वहाँ पे प्लेस करें, और जहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं लेकिन लोगों की डिमांड है, वहाँ कोई प्राइवेट ऑपरेटर भी चलने को तैयार नहीं है, वहाँ पर निगम अपनी तरफ से उन रूट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ चलाएगा। और इसके अलावा जो भी समस्याएं आएंगी सामने, यात्रियों को सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा और इस तरह से निगम का आगे की रणनीति इस साल रहेगी। इसमें भी हम लोग यही असेसमेंट कर रहे हैं कि कई जगह गाड़ियां हमारी फुल कैपेसिटी में नहीं चल पा रही हैं, उसमें उतनी डिमांड नहीं है या ऑलरेडी ऑपरेटर्स वहाँ उपलब्ध हैं, तो ऐसे में हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जहाँ पर जितनी सवारी है उतनी ही कैपेसिटी की गाड़ी चलाई जाए। पहाड़ों पे खासकर जहाँ पर डिमांड कम है वहाँ पे छोटी गाड़ियों को भी हम लोग लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, सो दैट निगम की प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे और लोग यात्रियों को सुविधा भी रहे। तो इस तरह का भी हम लोग विचार कर रहे हैं। खासकर जो टूरिस्ट सीज़न है और यात्रा सीज़न है उसमें भी हम लोग डिमांड का असेसमेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोग पहले से ही डिमांड का भी हम लोग असेसमेंट करके उसको हम लोग जितनी गाड़ियों की उस वक्त ज़रूरत होगी उस वक्त तो उतनी गाड़ी हम लोग प्लेस करें। इसका भी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। कितना समय आप देख रही हैं इन सब में? अभी तो हम पूरा ही समय इसमें निगम में लगा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग एक अच्छी ठोस रणनीति बना लेंगे। इस समय उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है और शीतलहर के बढ़ने के कारण अस्पताल में भी मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। यदि बात राजधानी देहरादून की सबसे बड़े दून अस्पताल की करें तो दून अस्पताल में भी मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। दून हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सर्दी से मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन पहले से कुछ ज्यादा मरीज दून अस्पताल में आने लगे हैं और सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारी के आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में सांस की बीमारी वालों को ज्यादा खतरा बना रहता है और इसके साथ ही दिल के मरीज भी काफी हद तक बढ़े हैं। हाँ देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पहाड़ी राज्य है हमारा, जिसमें धीरे धीरे ठंड काफ़ी अपना विकराल रूप भी लेगी। अभी तो शुरुआत है, तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से अपील है कि ठंड से बच के रहें। ऐसे में जो सुबह शाम की अगर हम कोई मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं अंधेरे में, तो वो सबसे बचें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नॉर्मली अगर आप ओल्ड एज के हैं या फिर आपको कोई सांस की या दिल की कोई बीमारी है, शुगर है, किडनी रोग है या फिर कैंसर जैसा रोग है, तो ऐसे में बीमारी के काफ़ी बिगड़ने का चांस बना रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर धूप के टाइम पे ही वॉक करें तथा साथ में अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। तो ऐसे में एक गरिष्ठ खाना, जो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है कि गर्मी जाड़े का मौसम है तो हम बहुत गरिष्ठ खाना खा सकते हैं, वो भी एक मिथ है। ऐसे में एक हल्का सुपाच्य खाना खाएं और पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जाड़े हैं तो पानी कम पीते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे में पसीना काफ़ी निकलता है, तो उसमें पानी की कमी कहीं ना कहीं जिसमें इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ता है। लेकिन इस ठंड के नाते बहुत लोगों को एलर्जी होना और सांस की बीमारियों के रूप में सामने आना एक कॉमन बात है, तो उनको अपना ठंड से बचना चाहिए। बाकी हमारे अस्पताल में सभी डॉक्टर्स की इस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग रहती है कि अगर हम मरीज़ ज़्यादा भी आएँ तो हम लोग उन्हें संभाल सकें। OPD में हमारी सभी सुविधाएं हैं
और हमारे इंडोर में भी 750 बेड पर फिलहाल ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, पर हाँ सांस के मरीज कुछ थोड़ा सा बढ़कर आ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं या फिर कहीं ठंड में घूमने गए थे और फिर लौट कर आए। तो अपना काशीपुर नगर निगम प्रत्याशियों में एक निर्दलीय प्रत्याशी का किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उस प्रत्याशी के मुकाबले पर खड़े 3 उम्मीदवार बीजेपी, कांग्रेस समेत एक अन्य के पर्चे खारिज होने पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गोले को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। दरअसल निगम के वार्ड नंबर 19 से बीजेपी उम्मीदवार राधेश्याम प्रजापति, कांग्रेस से उम्मीदवार अविनाश समेत निर्दलीय रहे अरविंद कुमार को आपत्तियों पर जांच के बाद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतना हल्ला हो रहा है, आवाज आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि काशीपुर नगर निगम में टोटल सभासद के लिए 188 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। इसमें आज स्क्रूटनी का दूसरा दिन था और स्क्रूटनी में टोटल हमें 11 आपत्तियां मिली थी। इसमें से 2 स्वीकृत की गई हैं और 9 आपत्तियां अस्वीकृत निरस्त की गई हैं। और हमारे टोटल जो उम्मीदवार हैं उनमें से 3 नामांकन निरस्त किए गए वार्ड नंबर 19 से। उम्मीदवार कितने थे? उम्मीदवार टोटल उस वार्ड में 19 नंबर वार्ड में टोटल 4 उम्मीदवार थे। उनमें से 3 उम्मीदवारों के नाम जो है निरस्त किए गए हैं। उनका जो नॉमिनेशन पेपर है वो अस्वीकृत किया गया है। शिवांश गोले, वार्ड नंबर 19 से। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है आज मेरे लिए। हम अपने वार्ड से पार्षद चुने जाने वाले हैं। इलेक्शन नहीं हुए हैं अभी स्टार्ट, लेकिन अब जब हमारे वार्ड में कोई और इसमें उम्मीदवार है नहीं, हम अकेले ही उम्मीदवार हैं इस वार्ड से, तो अब पार्षद चुने जाएंगे। इसकी मुझे बहुत खुशी है। जितने भी बड़े और छोटे मेरे साथ थे इस इलेक्शन में, शुरू से जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी मेरे ऊपर सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे ऐसी, और बाकी हमारे प्रभु से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोटेश्वर महादेव से, बाल सुंदरी माता से, शनिदेव महाराज से, सबका मैं बहुत बहुत आज दिल से आभार करना चाहूँगा कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और निगम में और हमारे वार्ड में जितने भी काम हैं पूरे अच्छे से जोरों शोरों से सारे काम करेंगे। जो भी समस्याएं हमारे वार्ड में छोटी हो या बड़ी समस्या हो, सबका समय से सबका सॉल्यूशन निकलेगा। और कोई भी वार्ड में किसी भी मेंबर को, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे वार्ड में है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सबका काम समय पे हो जाएगा और अच्छे से होंगे सारे काम। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।